हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। तो हम एक टॉपिक चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। उसमें हमने मार्केटिंग के फंक्शन स्टार्ट किए थे कि कोई भी पर्सन अगर अपना मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, लॉन्च करने में उसे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, कि वो मार्केट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और एनालाइज करता है कि मार्केट में कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं। उसके बेस पे स्वॉट एनालिसिस करेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए, और फिर वो क्या करता है, मार्केट की प्लानिंग करता है कि जैसा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए मैं वैसा प्रोडक्ट कब लॉन्च कर सकता हूँ, कितने टाइम में, क्या क्या वेराइटीज होंगी, सब वो प्लान करेगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करेगा इस एनालिसिस के बेस पे कि ऐसा प्रोडक्ट हम कितने में बना सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन होगा, डेवलप होगा, फिर उसके स्टैंडर्ड्स और ग्रेड डिसाइड होंगे। स्टैंडर्ड का मतलब कि हम कौन कौन सी क्वालिटी में लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को, कितने उसके ग्रेड्स होंगे, लाइक वेरिएंट कह सकते हैं अगर आप मोबाइल की बात करें, वो डिसाइड हुआ। फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसकी पैकिंग कैसी रहेगी। जो ए ग्रेड प्रोडक्ट होगा उसकी पैकिंग बेटर होगी, बी ग्रेड की थोड़ी सी लोअर होगी, क्योंकि पैकिंग जो है अपने आप में ही एक साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। और साथ में उसकी लेबलिंग होगी। लेबलिंग क्या होती है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्लियर? फिर हम उसका डिसाइड करेंगे पैक के बाद कि कौन से ब्रांड नेम के नीचे लॉन्च करना है। कंपनी के नाम को ही ब्रांड नेम बनाना है या कोई नया ब्रांड लॉन्च करें। जैसे कि हमने बात करी थी कि कुछ कंपनी अपने नाम को ही ब्रांड बना देती है, लाइक सोनी। सोनी एक कंपनी है और उसी ने अपने ही नाम से काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च करें। सोनी के टीवी आ रहे हैं, एलईडीज आ रहे हैं, मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल उसने क्या करा, अपने नाम को ही, कंपनी के नाम को ब्रांड बना दिया। और कुछ कंपनीज ने नया ब्रांड नेम लॉन्च किया, लाइक एरियल, टाइड। इनकी कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसी तरह से अगर आप बात करें मैगी ब्रांड नेम बन चुका है, जबकि उसकी कंपनी क्या है, नेस्ले। तो आपको डिसाइड करना है कि ब्रांड कौन सा लगाएंगे। अब ब्रांड डिसाइड हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप उनका सर्विस सेंटर बना लें कि अगर कस्टमर को देने के बाद उसे प्रॉब्लम आई तो वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां ढूंढेगा। बिकॉज अ कस्टमर विल बिकम योर परमानेंट कस्टमर ओनली व्हेन इफ ही इज सेटिस्फाइड विद योर आफ्टर सेल सर्विस। सेल्स करने के बाद जो उसे गुड्स मिले और उसके सोल्यूशन अगर मिल गया तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा एंड ही विल बी योर परमानेंट कस्टमर। नेक्स्ट, उसके बाद हमने उसका प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया। जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी रेंज क्या रहेगी। प्राइस के लिए कस्टमर बहुत सेंसिटिव होता है। अगर प्राइस में हल्का सा भी वेरिएशन है, योर कस्टमर विल बिकम द कस्टमर ऑफ अदर कंपनी, क्योंकि प्राइस को लेके बहुत सीरियस होता है कस्टमर आज के डेट में। नेक्स्ट, प्राइस डिसाइड करने के बाद हम देखते हैं कि हमें इसका प्रमोशन यानी एडवर्टीजमेंट कहां कहां करना है, कौन कौन से मीडिया पे आप इसको एडवर्टाइज करेंगे और कितना खर्चा होने वाला है। ये है हमारा प्रमोशन एंड प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन हो गया, अब उसे बेचना है। अब बेचने के लिए आप डिसाइड करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, यानी कि आप कस्टमर को डायरेक्टली बेचने वाले हैं या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब आप अपना होलसेलर अपॉइंट करें, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा। तो आपको चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करनी है, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केट मैनेजर इज मेकिंग प्लान रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, के गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड डिसीजन लाइक चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि चैनल कौन सा रहेगा, डायरेक्ट चैनल या इनडायरेक्ट चैनल। मेंटेनिंग इन्वेंट्री, कितना स्टॉक बना के रखें, क्योंकि एकदम प्रोडक्ट लॉन्च करते ही ये तो है नहीं 2 पीस बने चलो पहले 2 बेच दो। नो, यू हैव टू मेक इन्वेंट्री, स्टॉक बना के रखना पड़ेगा। स्टोरेज वेयर हाउस कहाँ रखेंगे बना के, वो सब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, ये तो फैक्ट्री की बात हो रही है कि कहाँ पे रखेंगे, कि फैक्ट्री में अगर मैं 1000 पीस बना रहा हूँ तो 1000 पीस रखने की जगह होनी चाहिए, वरना कोई वेयर हाउस होना चाहिए। तो आपको ये अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिसाइड करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिसाइड कर लिया कि हम होलसेलर फिर रिटेलर या फिर हम सीधा कस्टमर, दोनों में से डिसाइड कर लिया होगा एक चैनल। वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए,
वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, कोई ट्रक व्रक अपना बना लिया या फिर किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में देखो क्या लिखते हैं, गुड्स आर नॉट कंज्यूम एट द सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस, कह रहे जहां बने हैं वहीं कंज्यूम नहीं होंगे। देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। टू कवर दिस प्लेस गैप, मार्केटर मेक यूज ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर टू द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कह रहे देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए वो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेगा। रोडवेज, रेलवेज, बाय एयर भी पहुंचाते हैं कई जगह, तो वो सब डिसाइड करेगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में जहां पे वो गुड्स पहुंचाए हैं, मान लो कहीं पे 10 पीस की डिमांड आई है, क्या पूरे 10 ही भिजवाते हैं? 50-100 पीस, या कोई अगर स्मॉल साइज का प्रोडक्ट है तो उसकी क्वांटिटी और बल्क में जाती है। और होलसेलर तो क्या खरीदता है, पूरे के पूरे ट्रक भी परचेज करते हैं जो बड़े होलसेलर होते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, जहां पे भेज रहे हैं वहां पे भी तो स्टोरेज एरिया चाहिए, तो वहां पे क्या डिसाइड कर रहे हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउस। देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं। The goods are not consumed immediately when they are produced. There is a time gap between production and consumption. So, it is necessary to keep the goods safe for during this gap, as goods needs to be protected from theft, insects, etc. आपको सब चीज से बचाना है, तो उसके लिए आपके पास स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होना जरूरी है। तो ये सारे के सारे फंक्शन होपफुली समझ आ गए होंगे। सीक्वेंशियली याद करेंगे तो होंगे, अदरवाइज कोई ना कोई कंफ्यूजन आता है। और आपके पास इसके ऊपर बेसिक इनडायरेक्ट बन सकता है, केस स्टडी बन सकती है आराम से, कोई भी फंक्शन पूछ लिए या पूरी केस स्टडी दी और कहा आइडेंटिफाई विच फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज टॉक्ड अबाउट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर फंक्शन में क्या क्या है। 12 फंक्शन है, 12 के 12 याद होने चाहिए, सीक्वेंस से करेंगे तो हो जाएंगे। अब बेटा केस स्टडी में आप अब तो बहुत सारी कर चुके हैं, आपको एक चीज तो समझ आ गई कि मुझे हेडिंग सारी पता हो तो मैं सोच पाऊंगा। अगर हेडिंग नहीं पता तो आप केस स्टडी का, ऐसी केस स्टडी का आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मार्केटिंग। ये जो हमने मार्केटिंग करी है, मार्केटिंग क्या थी, रॉ मटेरियल खरीद, अब बल्कि यहां से देख लो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, मार्केट प्लानिंग करके, बना के, बेच के, डिलीवर करने तक सारी मार्केटिंग होती है। इस मार्केटिंग से फायदा क्या होता है, या मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्या रोल है इस मार्केटिंग का? कह रहे मार्केटिंग के 2 रोल हैं। मार्केटिंग का रोल है फॉर द फर्म एंड मार्केटिंग रोल फॉर द इकोनॉमी। फर्म के लिए क्या करती है मार्केटिंग, और पूरी इकोनॉमी के लिए क्या करती है मार्केटिंग। पहला पॉइंट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना। वो किसके थ्रू हो सकता है, मार्केटिंग। क्यों, ऐसा क्यों सर, बिना मार्केटिंग के क्या प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ सकती? नहीं, बताओ, कभी भी नहीं बढ़ सकती। कैसे? आप अपने घर में बैठ के आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मैं अपने घर में बैठ के कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक कोई बोर्ड नहीं लगाया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, किसे पता होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ? किसी को भी नहीं। मार्केटिंग नहीं होगी तो मेरा काम कभी भी चल नहीं सकता। आपको अगर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ। पुराने चैनल का देख लिया ना क्या हाल हुआ बिना मार्केट के, यही होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, दूसरे को एडवर्टाइज करना शुरू किया, बच्चे खुद ही कह रहे भैया व्यूज तो बढ़िया आ रहे। रीजन, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ये तो फर्म के लिए हुआ फायदा। इकोनॉमी के लिए क्या फायदा होता है? पहला पॉइंट, मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी? यस, जितना ज्यादा बिकेगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। तो मार्केटिंग दोनों का फायदा करा रही है, फर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है और इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है। क्लियर? नंबर 2, फर्म का सेकंड पॉइंट, इट एम्फसाइज दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज की टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मार्केटिंग क्या मानता है
कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है ना वही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कराता है। तभी हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था, फोकस किस पे था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। समझ आई? और इकोनॉमी के लिए क्या करती है मार्केटिंग? इट हेल्प्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू। क्यों? मार्केटिंग के थ्रू लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल जाता है जो उन्हें चाहिए तो थे, पर आधे तो हमें पता नहीं था अच्छा ऐसा प्रोडक्ट भी आता है। समझ रहे बात को? काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं एक्चुअली। आप सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करते हैं, वहां पे कंपनी ने अपनी तो मार्केटिंग करी है और आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है उससे। जैसे एक सिंपल सा प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है अपने यहाँ पे कि जो कपड़े हम यूज करते हैं खासकर वुलन क्लोथ्स, उसमें रुआ आ जाता है, कुछ वर्ड अलग अलग यूज। तो क्या था, हम क्या करते हैं, यार ये अच्छा लग रहा है, इसे फेंकते हैं, खराब हो गया। एक्चुअल में एक ऐसी मशीन भी आ रही है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखी, उसमें सोशल मीडिया में वो क्या कर रहे हैं, उस पे उसको मूव कर रहे हैं और वो अपने आप उसमें से वो निकाल रहे हैं। तो क्या है ये? कंपनी ने तो मार्केटिंग करी, उसका फायदा क्या हुआ? सेल बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। मेरा क्या फायदा हुआ? इकोनॉमी का क्या फायदा हुआ? कि इकोनॉमी को लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने को मिला, कि जो चीजें उन्हें चाहिए वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट, फर्म के लिए थर्ड बेनिफिट क्या है? इट फोकसेस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ये कस्टमर की जरूरत पूरा करता है। और उधर इकोनॉमी में क्या होता है? इट इंस्पायर्स द पीपल टू अंडरटेक न्यू एक्टिविटी एंड सेट अप एन एंटरप्राइज दैट इज नीडेड बाय द कस्टमर। इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है कि इकोनॉमी को काफी सारे ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं जिनको ये दिख रहा है कि यार इस काम में फायदा है, और वो भी ये काम शुरू कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो अगर मैंने वो नया चैनल सेटअप किया, मार्केटिंग के हिसाब से सोचूं तो मेरा मोटिव वहां पे क्या रहेगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर आप लोग हैं। इकोनॉमी को इससे क्या फायदा होगा कि आपको नए नए लोग मिल रहे हैं जो उसी काम को कर रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन, अपने फायदे के लिए। पर इकोनॉमी को क्या हो गया? वाइडर चॉइस मिल गई, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो गई। तो यही लिखा है, इससे इकोनॉमी को ये फायदा होता है कि काफी सारे लोग खुद इंस्पायर होकर कहते हैं हाँ मैं भी यही करूंगा, इंस्पिरेशन मिलता है। तो मार्केटिंग से ये भी फायदा होता है। नेक्स्ट, लास्ट, द प्रोडक्ट विल बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रोडक्ट। कैसा डिजाइन करेंगे? जैसा कस्टमर को चाहिए। और इकोनॉमी को क्या होता है कि लिंक बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, लिंक बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर एसेलरेट यानी बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है उससे? इकोनॉमिक एक्टिविटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट, हायर इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कह रहे मार्केटिंग से देखो इकोनॉमी को ये फायदा होता है। अब मैंने मार्केट करा प्रोडक्ट को या अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट करे, उससे क्या होता है? कस्टमर और बिजनेस एंटरप्राइज के बीच में लिंक बढ़ता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो दोनों को फायदा हो रहा है साइमल्टेनियसली, इकोनॉमी को भी, फर्म को भी। फिफ्थ पॉइंट इग्नोर करना क्योंकि उसके कंपैरिजन में उधर कुछ नहीं, पहले भी कटवाया था मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो हमारा मार्केटिंग का रोल खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आता ही है इसका एक क्वेश्चन, मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स जो है ना बहुत लेंथी है। बच्चा कहता है सर आपने कह दिया इंपॉर्टेंट, तो क्या ये सारा इंपॉर्टेंट है? बेटा ये एंड तक मार्केटिंग मिक्स ही है पूरे चैप्टर में, और पूरा जनरल टॉपिक है, बहुत ही जनरल। अगर आप इसे समझ लेंगे और साथ साथ समरी बना लेंगे, इससे आसान टॉपिक मैं गारंटी देता हूं पूरी बुक में कोई नहीं मिलेगा आपको। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते हैं, आपको 4P का कॉन्सेप्ट लॉन्च करना होता है। 4P मींस प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, या प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देखो प्रोडक्ट, आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स होने चाहिए। गुड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, पूरा वो बताया हुआ। दूसरा, उसका प्राइस आपको पता होना चाहिए, कस्टमर इसके लिए कितना पे करने को रेडी है, दैट इज प्राइस। दूसरा P हो गया। प्लेस, कहां बेचना है, एरिया पता होना चाहिए, प्लेस। और चौथा प्रमोशन, बेचने के लिए किस किस तरह के आपको एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन टेक्निक लगानी पड़ेगा। तो ये चारों P जो है
ये मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। मार्केट 4P का मिक्सचर है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4P। इसी को हम 4C भी बोलते हैं और इसी को हम 4A भी बोलते हैं। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। मार्केटिंग मिक्स इज अ पैक ऑफ 4 सेट ऑफ वेरिएबल दैट इज प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके आगे ये फुल स्टॉप है, तो लिख दिया बच्चे ने फुल स्टॉप। इट इज नोन एज 4P। इसको हम क्या बोलते हैं? 4P। नीचे देखो दिया हुआ है 4P, तो हमें पता लगी गए। इसमें 4C की अगर बात करें, प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। प्राइस, कस्टमर को कॉस्ट पे करनी। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ध्यान रखना। जो P थे वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अगर मैं सेलर हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मुझे ये कैसे करना है आपके हिसाब से? सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कॉस्ट। मेरा जो प्राइस है वो आपके लिए कॉस्ट है, मैं जहां पे बेच रहा हूं वो आपके लिए कन्वीनियंस होना चाहिए, कन्वीनियंटली आप वहां जा सकें, कस्टमर कन्वीनियंस। और मैं प्रमोट कर रहा हूं, प्रमोट क्यों करता हूं मैं? जिससे सबको पता लग सके कि हाँ भैया ऐसा भी कोई इंसान है जो ये काम कर रहा है। दैट इज कस्टमर कम्युनिकेशन। उससे बातचीत करें, उसे बताएं। अब उसके बाद आता है 4A। क्या कस्टमर उन चीजों के लिए एग्री है या नहीं? मैंने बोला प्रोडक्ट, वो कहता है असेप्टेबिलिटी। अगर वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो पहला A हो गया, असेप्टेबिलिटी। मैंने दिया प्राइस, क्या वो उसे अफोर्ड कर सकता है? अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। प्लेस, क्या वो उसकी प्लेस असेस यानी उसके रीच में है या नहीं है? असेसिबिलिटी। लास्ट प्रमोशन, क्यों कर रहा हूं? जिससे वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए। तो चारों A समझ आ गए, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस। अब हम इसके बाद ये जो 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसको डिटेल में लेके चलेंगे। सबसे पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा टैंजेबल और इनटैंजेबल गुड्स और सर्विस ऑफर टू द कस्टमर फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट सिग्निफाइज टैंजेबल एंड इनटैंजेबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ यूटिलिटी। बेटा यूटिलिटी का मतलब समझते हैं आप? सेटिस्फैक्शन। कह रहे जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं उससे आपको बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलते हैं, यानी कि एक तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और बेसिकली 3 होते हैं इस बंडल में। सबसे पहला देखो क्वेश्चन यही है अगला, व्हाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड बंडल ऑफ यूटिलिटी? नंबर 1, एट द फर्स्ट लेवल लाइज द कोर बेनिफिट। कि आपको उससे मेन बेनिफिट क्या मिलने वाला है? फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर बॉटल परचेज करी है, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा? कोर बेनिफिट, कि मुझे जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरा गला सूख रहा था, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो कोर बेनिफिट इज थर्स्ट को रिमूव करेगा, प्यास जो लग रही थी वो खत्म होगी। सेकेंड इज द सेकेंड लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, कि वो क्या उम्मीद रखता है। अगर मैंने 20 रुपए दे के बिस्लेरी की बोतल खरीदी है तो मैं क्या उम्मीद रखता हूं कि ये प्रोडक्ट सेफ होगा, ठीक है। तीसरा, हाउ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। मैंने 20 रुपए तुम्हारे को दिए हैं, 10 रुपए की बोतल भी मिल रही थी, तो क्यों दे रहा हूं 20 रुपए? क्योंकि मैं ये मानता हूं योर प्रोडक्ट इज बेटर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। और जब आप बिस्लेरी की बोतल लेने जाते हैं तो उस पर उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए लिख दिया 50 years ऑफ एक्सेलेंस। क्यों? क्योंकि वो भी ये शो कर रहे हैं भाई हम 50 साल से ये काम कर रहे हैं, हम इसमें एक्सपर्ट हैं। तो हाउ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो 3 इसके बंडल ऑफ यूटिलिटी होते हैं। पहला कोर बेनिफिट, दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, तीसरा हाउ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट देखो 2 तरह के होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है 3 तरह के हैं फर्दर, इनके नाम रह गए हैं हमारे सिलेबस में, ये टॉपिक हट गया। कंज्यूमर प्रोडक्ट हमें पढ़ने हैं, पहले ये भी थे, चैप्टर की लेंथ और ज्यादा थी, ठीक है, तो ये रिमूव हो गया। अब आपको सिर्फ नाम याद करने। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 3 पार्ट में आते हैं, मटेरियल्स एंड पार्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल, दूसरा कैपिटल लाइक मशीनरी,
और तीसरा सप्लायर्स एंड बिजनेस सर्विसेज, जो आपको सप्लाई करते हैं बिजनेस सर्विस लाइक इंश्योरेंस, बैंक, वो सब। ये तो हो गए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट आप 6 तरह के यूज करते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इन सब का आगे एक्सप्लेनेशन है, मैं यहीं पे समझा रहा हूं, आप रीड करेंगे उसे। पहला दिया हुआ है ड्यूरेबल, वो गुड्स जिनकी एक लाइफ होती है, मे बी फॉर 2 to 5 years और 1 to 5 year, लाइक आप कह सकते हैं एसी, रेफ्रिजरेटर। नॉन ड्यूरेबल, जिनकी कोई लाइफ नहीं होती, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाते हैं, मिल्क, ब्रेड, कोई भी फूड आइटम, नॉन ड्यूरेबल। सर्विसेज, इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द गुड्स, जिसको हम देख या छू नहीं सकते बट वी कैन एक्सपीरियंस इट, उसको हम सर्विस बोलते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ध्यान से सुनेंगे, ये कन्वीनियंस और शॉपिंग बेसिकली ये तंग करते हैं बच्चे को और यही आते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो आप इजीली खरीद पाए अपनी लोकेलिटी में, जिनकी यूनिट वैल्यू जनरली कम होती है और आप डेली बेस पे जिन्हें खरीदते रहते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, मैच बॉक्स और स्टेशनरी आइटम, जो आपको रूटीन में कहीं से भी मिल जाती हैं, यूनिट वैल्यू जिनकी कम है, जिनको खरीदने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। समझ आ गया? अब आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट, जिनको खरीदने में बहुत टाइम लगता है, जिनकी यूनिट वैल्यू जनरली हाई होती है, जो इजीली अवेलेबल कराने के लिए आपको एक फिक्स लोकेशन पे जाना पड़ता है। समझ आ गई बात? आपको घर के पास नहीं मिलती बट आपको उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, वो गए शॉपिंग प्रोडक्ट। और लास्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो अपने आप में यूनिक हो, इनकी जो डिमांड होती है वो जनरली इनइलास्टिक होती है लेकिन प्राइस ज्यादा होता है, जैसे कि एंटीक आइटम्स, एंटीक पेंटिंग या फिर एंटीक मॉन्यूमेंट, एनीथिंग जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि इनको खरीदने वाले लोग भी बहुत सिलेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वो मजनू भाई की पेंटिंग है ना, तो इस तरह की चीजें जो हमारी है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आते रहती है। चलो अब सबको सीन याद आ गया। बाकी ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, यस बेटा बस बाद में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमने पढ़ लिए, आप इसको यहां तक करके आएंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।